क्वेश्चन नंबर 26, ये कल मैंने होमवर्क के लिए दिया था। इसमें बेटा हमको निकालना है नेट वैल्यू एडेड। एक एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और कौन सी चीज किसका कंपोनेंट है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है बच्चों सेल। सेल है 1000। सेल आउटपुट होती है ऑब्वियसली, है ना। डिक्रीज इन स्टॉक, बच्चों ये क्या होता है? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक है। कौन सा वाला, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव है। क्या ये भी आउटपुट का पार्ट है? यस सर। बिल्कुल, ये भी आउटपुट यस का पार्ट सर। है। ठीक है। इसके बाद प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये किसका पार्ट है बच्चों? आंसर दो। ये आउटपुट का पार्ट है। ये भी आउटपुट का पार्ट है। ठीक है। इसके बाद बच्चों परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का परचेज, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। एक्सपोर्ट, अब जरा मेरे को बताओ यहाँ पे एक्सपोर्ट में लूं या नहीं लूं? नहीं सर। नहीं लेना सर। क्योंकि बेटा ये सेल लिखा है, डोमेस्टिक सेल नहीं लिखा है। सेल का मतलब इसमें सारी सेल आ गई, हाउस होल्ड को की गई, फर्म को की गई, एक्सपोर्ट की गई, गवर्नमेंट को की गई, सारी सेल इसमें आ गई। स्पेसिफिकली कुछ लिखा होता तो हम उसको कंपोनेंट मानते, लेकिन ये सेल लिखा है मतलब सब आ गया इसके अंदर, एक्सपोर्ट भी आ गया, तो एक्सपोर्ट को हम नहीं लेंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बेटा ये एक अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन का। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, पावर चार्जेस हो गए। बेटा याद रखना, हमें यहाँ जो परचेज दिया है, क्या उसके आगे वर्ड लगा है टोटल परचेज? ये बताओ मेरे को। नो सर। नहीं लगा। अगर टोटल परचेज लिखा होता तो फिर मैं इसी को इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानता, सारी कॉस्ट इसमें इंक्लूड हो जाती, ऐसा मान लेता। लेकिन यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा है और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है ये भी आपके प्रोडक्शन का ही कंपोनेंट है और ये कॉस्ट को बढ़ाने वाला आइटम है, याद रखना। ये भी वैल्यू एडिशन करने वाला आइटम है ना, इसीलिए इसको भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में काउंट किया जाएगा, ये याद रखना, है ना। यही पॉइंट होगा जो मोस्टली सबको कंफ्यूज कर रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जहां पे आप फैक्ट्री में बनाते हो, गुड्स का प्रोडक्शन करते हो, है ना, वहां इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता होगा। ठीक है, तो आपका जो मटेरियल है वो तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ आपकी कॉस्ट बढ़ाने वाला एक आइटम और है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अगला इनकम टैक्स। अब बच्चों इनकम टैक्स जो है, क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है? मुझे आंसर दो। डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स। करेक्ट आंसर है डायरेक्ट। क्या कर रहे हो, कल ही सिखाया मैंने। ये है डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स का हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है। हाँ, इनकम मेथड में इसका काम हो सकता था, लेकिन वहां भी ये सैलरी एंड वेजेस का पार्ट होता है। मैंने समझाया था कि उसी में से टैक्स पे करता है व्यक्ति, अलग से देगा किसी काम का नहीं। दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है टैक्स का यहाँ पे। प्राइवेट इनकम, प्राइवेट टैक्स, ये किसी काम के नहीं होते, है ना, तो यहाँ पे इसको नहीं लेंगे। लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये हमारे जरूर काम का है। क्यों? क्योंकि ये बेटा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये है आईटी और इसका अगला आइटम है सब्सिडी। तो मेरे को बताओ इन दोनों से एनआईटी निकाल सकते हैं? जीएसटी माइनस सब्सिडी, ये हो जाएगा आपका 30 का एनआईटी आ जाएगा पॉजिटिव 30। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आराम से तुम अब जीवीए निकाल सकते हो। चलो पहले आउटपुट बताओ, आउटपुट कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे सबसे पहले सेल है 1000 प्लस चेंज इन स्टॉक, लेकिन वो यहाँ पे डिक्रीज दे रखा है तो मैं माइनस लिखूंगा, -70। ये काम का पॉइंट याद रखना। ठीक है, इसके बाद एक्सपोर्ट मुझे लेना नहीं है, मैं समझा चुका हूँ क्यों नहीं लेना है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये लेना है +120। ठीक है, करो भाई बच्चों ऐड, इसको कितना आता है? ये आ जाएगा आपका 120 30 50 1050। ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अब बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में एक तो आएगा बच्चों परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 300 का, और एक पावर सप्लाई आएगी या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा जो हमें दे रखा है 50 का। तो ये हो गया बच्चों आपका 350। ठीक है, अब मेरे को ये बता दो कि इनको लेस करके बताओ कितना आता है। 1050 माइनस 350, ये आ जाएगा जीवीए 700। ये आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 700। अब जब ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया तो क्या यहाँ पे तुम एनवीए नहीं निकाल सकते? क्या फैक्टर कॉस्ट है? निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों एक तकलीफ की बात है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तकलीफ की बात ये है कि है ये ग्रॉस, हमें करना नेट है, लेकिन क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन की इंफॉर्मेशन नहीं है। बोलो कहीं किसी को दिख रहा है क्या डेप्रीसिएशन? दिख रहा हो तो बताओ। नहीं है, डेप्रीसिएशन नहीं है, लेकिन
क्या उसके बिना काम हो सकता है? होता तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। Yes, sir. डेप्रिसिएशन दिया हुआ उसने नहीं है, और डेप्रिसिएशन जब लिया नहीं हो ना, तो कोई तरीका नहीं जिससे तुम निकाल सकते हो। हाँ, या तो तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दे कि भाई मशीन इतने की, उसकी लाइफ इतनी, तो तुम डेप्रिसिएशन निकाल दो, लेकिन यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं है दूर दूर तक, तो डेप्रिसिएशन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो बचता बच्चों सिर्फ एक आइटम है, क्या? एनआईटी। सिर्फ एनआईटी का एडजस्टमेंट तुम्हें करना है। तो ये जो 700 है ये मार्केट प्राइस पे है, हमें चाहिए एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट। तो बेटा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं एनआईटी। तो ये 700 में से एनआईटी माइनस कर दो। एनआईटी कितना था हम लोगों ने देखा था? 30 का, तो 30 एनआईटी माइनस किया, कितना आ गया बच्चों? ये 670। किस किस का आ रहा था आंसर 670? रेज योर हैंड्स। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। भुवन का, केशव का, और किसी का नहीं? और एक मिनट, और किसका था? सूर्य प्रताप का भी आ गया था, वेरी गुड। और 670 किसी का नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, अभी आ गया होगा आई होप सबको। इस क्वेश्चन का काम का पॉइंट यही है, एक तो एक्सपोर्ट और एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। एक्सपोर्ट नहीं लेना है ना? अच्छा, और बच्चों ने भी कर दिया है हैंड रेस, ठीक है, समझ गया बच्चों। 5-6 बच्चों का आंसर आ गया था। फटाफट से सॉल्यूशन देख लो इसका एट लास्ट, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने निकाला, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, जो यहाँ पे डिक्रीज के नाम से दिया है तो माइनस होगा, ये मैं समझा चुका हूँ, प्लस प्रोडक्शन, ठीक है। 1050 आ गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दो आइटम यहाँ पे आने हैं, एक तो परचेज प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 350। वैल्यू एडेड हमने निकाल दिया बच्चों यहाँ पे, 1050 माइनस 350, ये आ गया 700। अब जब यहाँ पे हम एनवीए निकालेंगे तो बच्चों बदकिस्मती से डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है, तो छोड़ दो ना, क्या तकलीफ है ना? लेकिन हाँ, जीरो जरूर लिख देना फॉर्मूले में लिख के, है ना, वरना एग्जामिनर सोचेगा कि इन्होंने कन्नी काट ली, इनको आता नहीं है कुछ भी, है ना। याद रखना, लिख जरूर देना, भले जीरो लिख दो। उसके बाद एनआईटी हमने निकाल के लेस किया, आंसर आ गया है बच्चों आपका 670। आई होप सबको ये आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, मुझे लगता नहीं है कि ये बताने की जरूरत है, इतना इजी क्वेश्चन था ये। क्या सबको आ गया था ये? यस सर। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, इनको ऐड करना है, ये तो आउटपुट हो गया, ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, लेस कर दोगे तो वैल्यू एडेड आ जाएगा। अब बाकी इंफॉर्मेशन पढ़ लो एक बार, क्या लिखा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर। इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, मतलब ये आईटी दे दिया हमें, ठीक है। अब ऑल सेक्टर से कंफ्यूज मत होना भाई, ऑब्वियसली जब आप जीबीए निकाल रहे हो या एनबीए निकाल रहे हो तो पूरी इकोनॉमी के लिए निकाल रहे हो, सारे सेक्टर्स का निकाल रहे हो, तो पूरा ही तो लेना हमें। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये डेप्रीसिएशन है, काम आएगा ये भी, क्योंकि नेट निकालने को शायद बोला उसने, नेशनल इनकम निकालने को बोला है ना। उसके बाद ये अच्छी इंफॉर्मेशन थी, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है बच्चों, क्या है ये? सोच समझ के आंसर देना। NFIA। एनएफआईए नहीं है ये, एनएफआईए का एक पार्ट है, फीफा या फीटा, दोनों में से क्या है ये बताओ। FITA। कुछ बच्चे बोल रहे हैं फीफा, कुछ बोल रहे हैं फीटा। मुझे बता दो ये क्या है? जो इंडिया वाले रेजिडेंट बाहर रहते हैं उनकी इनकम है, या जो बाहर वाले इंडिया रहते हैं उनकी इनकम है? जो बाहर रहते हैं उनकी है। हाँ, इंडिया वाले जो बाहर रहते हैं। इंडिया वाले रेजिडेंट जो बाहर रहते हैं उनको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना मिला, तो बेटा ये फीफा है, याद रखना। फीटा क्या है फिर? फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट। हमने हमारी कंट्री में रहने वाले दूसरे देश के लोगों को जो फैक्टर इनकम पे की है, ये फीटा है। तो ये तो है आपका फीफा, और ये है बच्चों फीटा, ठीक है। तो 10 माइनस 20 करोगे तो एनआईएफए क्या आ जाएगा? एनएफआईए आ जाएगा आपका -10। बस इतनी सी बात है। उसके बाद दे दिया सब्सिडी ऑफ ऑल सेक्टर। अरे भैया इनडायरेक्ट टैक्स में तो दिया था ऊपर, 50 का इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी 20 की है, तो मेरे को बता दो यहाँ पे एनआईटी कितना आ जाएगा? 50 माइनस 20, 30 का एनआईटी आ जाएगा। एनआईटी मिल गया, डेप्रीसिएशन मिल गया, एनएफआईए मिल गया, तुम जीबीए निकाल सकते हो, तो नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते क्या? बताओ कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, बताओ मेरे को। सर डन। यस ओ सर। सर। आंसर बता दूं इसका? चलो आंसर, मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा इसका, लेकिन मैं तुम्हें वैल्यू में आंसर बता रहा हूँ, चाहो तो तुम लोग लिख लेना और कर लेना। एक सेकंड मैं बुक में चेक कर लेता हूँ जिस लिटमस में से दिया है। करोड़। वीकी ओरी का क्वेश्चन है वाला, लेट मी चेक।
जिन लोगों ने निकाल दिया वो चेक करना है ना, तुम लोगों का कितना। ये है बच्चों आपका आंसर। अगर मैं बात करूं जीवीए, तो जीवीए आपका आंसर है 750। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो आएगा वो आएगा 750, और नेशनल इनकम इस क्वेश्चन में आएगा बच्चों 630। किस किस का आया 630? इसने किया, आयुष का आ गया, ठीक है। और लेट मी चेक, भुवन का भी आ गया, दिव्यांशी का भी आ गया। ओके बच्चों, ओके ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। जिनका आ गया, बाकी लोग ट्राई करना। इन्फॉर्मेशन तो समझ में आ गई होगी तुम्हें, आई होप इन्फॉर्मेशन तो समझ में आ गई सबको, है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। चलो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 28, सभी लोग तैयार रहे आंसर देने के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू अ फर्म कैलकुलेट इट्स नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। यहां भी हमें एनवीए निकालना है। एक एक करके इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक परचेज। डोमेस्टिक परचेज किसका पार्ट है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन डोमेस्टिक पढ़ के तुम्हारा दिमाग घुमा होगा कि सर जो चक्कर परचेज जो सेल में होता है वही परचेज में भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल। बोले सर आपने बताया भी था, तो हाँ बिल्कुल बताया था कि परचेज भी आप अलग अलग पार्टीज से कर सकते हो, और अगर कभी डोमेस्टिक परचेज दे दे तो ये पक्की बात है कि उसमें दूसरी कंट्री से किया गया परचेज इंक्लूड नहीं है, मतलब इंपोर्ट इसमें शामिल नहीं है। अब जरा क्वेश्चन में चेक करो नीचे, कहीं हमें इंपोर्ट दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, हमें इंपोर्ट भी दिया है बच्चों। यहाँ पे देखो 120, और ये 120 भी आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। परचेज प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपके इंपोर्ट भी आ गया। क्या कुछ और भी दिया है? हाँ बच्चों, एक और आइटम है पावर चार्जेस। मैंने बताया था ये भी आएगा। तो बताओ इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कितने आइटम हो गए तुम्हारे? 3 आइटम हो गए, डोमेस्टिक परचेज, इंपोर्ट एंड पावर चार्जेस। जरा इनको ऐड करना, तुम्हें इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिल जाएगा। ऐड करो भाई, कितना आता है? 400 प्लस 120 प्लस 20, ये हो जाएगा तुम्हारा 540। बिल्कुल सही, 540 इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया। ठीक है, चलो आगे आइटम्स पढ़ते हैं। इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, मुझे बताओ भाई ये क्या है? इंक्रीज इन स्टॉक। सर चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक। बिल्कुल, ये चेंज इन स्टॉक है, और वो भी पॉजिटिव वाला है, मतलब जो नॉर्मली होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का आंसर पॉजिटिव आता है। और याद रखना ये आउटपुट का पार्ट है। अगला पढ़ो, डोमेस्टिक सेल। अरे भाई डोमेस्टिक सेल दी है, इसका मतलब इंपोर्ट भी दिया होगा। तो डोमेस्टिक सेल है कितनी? 1200, और सॉरी एक्सपोर्ट भी दिया होगा। एक्सपोर्ट कितना है यहाँ पे? देखो 200, एक्सपोर्ट भी दे दिया। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट भी किसका पार्ट है? आउटपुट का। और डोमेस्टिक सेल भी किसका पार्ट है? आउटपुट का। ठीक है, क्या कुछ और भी दिया है क्या आउटपुट का? हाँ बिल्कुल दिया है सर। आखिरी इंफॉर्मेशन पढ़ो, लास्ट इंफॉर्मेशन, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये भी आउटपुट का पार्ट होता है। तो ये भी आउटपुट का पार्ट है। तो बेटा आउटपुट में कितने आइटम आ गए, जरा मेरे को बताओ। अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालूं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में सबसे पहले डोमेस्टिक सेल कितनी है भाई? डोमेस्टिक सेल बताओ। डोमेस्टिक सेल है आपकी 1200, ठीक है, 1200 रुपीज की डोमेस्टिक सेल। इसके बाद प्लस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, मतलब इंक्रीज इन स्टॉक 60, प्लस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना है भाई बताओ? 200, प्लस सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन, वो है आपका 10। बच्चों इनका टोटल लगाओ कितना आता है? ये 1260 और ये हो जाएगा 1460, 1470। 1470। बिल्कुल सही। ये आ गया बच्चों आपका आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकाल दिया, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी निकाल दिया। दोनों को जब लेस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो 1470 माइनस 540, ये आ जाएगा बच्चों आपका 930 आई थिंक। क्या मैंने सही निकाला है? यस और नो? 900 आ रहा है सर। ये सर 900 नहीं आएगा बेटा, 930 आएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना आ रहा है? 930, ये आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, लेकिन बच्चों हमें निकालना क्या है? हमें कैलकुलेट क्या करना है? नेट वैल्यू एडेड। ओके, तो अब हम निकालेंगे नेट वैल्यू एडेड। बताओ भाई ग्रॉस वैल्यू एडेड से नेट वैल्यू एडेड निकालने, अच्छा नेट वैल्यू एडेड भी किस पे निकालना है ये पढ़ो एक बार। नेट वैल्यू एडेड तुम्हें निकालना है फैक्टर कॉस्ट। एफसी। ओके, तो एक बात ध्यान से सुन लो,
हमें निकालना है नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट पे। तो बच्चों पता है क्या करना होगा इसके लिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस जो हमने निकाला है, ये मार्केट प्राइस भी आता है, सबको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, माइनस डेप्रीसिएशन ताकि जी से एन हो जाए, और माइनस एनआईटी ताकि एमपी से एफसी हो जाए, ठीक है। तो जरा एक बार आगे पढ़ के देखते हैं, क्या डेप्रीसिएशन इस क्वेश्चन में किसी को दिख रहा है कहीं, जरा मेरे को बताओ चेक करके। Yes, sir. कहां दिख रहा है? The replacement of fixed capital. बिल्कुल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यही डेप्रीसिएशन है। अरे चैप्टर नंबर 2 भूल गए क्या सब लोग? बताओ डेप्रीसिएशन का एक नाम और क्या होता है? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। सभी को याद है या नहीं? यस और नो? Yes, sir. तो डेप्रीसिएशन का ही ये नाम है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ये सब किसके नाम है बच्चों? डेप्रीसिएशन के। तो यहां पे मुझे लेस करना होगा 50, जरा ध्यान से देखो, 930 माइनस डेप्रीसिएशन दिया है कितना, 50, माइनस एनआईटी। अब बच्चों एनआईटी के कंपोनेंट चेक करो, यहाँ पे क्या हमें इनडायरेक्ट टैक्स दिया है? बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, क्रॉस ये दिया हमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो ये तो हो गया बेटा आईटी, और सब्सिडी दी है 30, ये हो गया आपके सब्सिडी। तो मेरे को बताओ यहाँ पे एनआईटी कितना आएगा, 10 माइनस 30 कितना होगा बच्चों? ये माइनस 20। ओके, अब माइनस 20 और साइन भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 930 माइनस 50 प्लस 20। तो जब आप इसको माइनस करोगे, माइनस 50 प्लस 20 मतलब माइनस 30, तो 930 माइनस 30, ये आंसर आ गया तुम्हारा 900। क्या सभी को समझ में आई ये बात? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कौन सा आइटम Yes, मैंने sir. छोड़ दिया बच्चों इसमें? इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। बेटा मशीनरी परचेज करना क्या हमारे किसी काम का है क्या? बताओ, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स किसी काम का होता है No, क्या? sir. नहीं, No, sir. सिर्फ रॉ मटेरियल No, लेते हैं, sir. है ना? ठीक है, सॉल्यूशन देख लो फटाफट इसका। आउटपुट निकाला कैसे यहाँ पे? बेटा 4 आइटम है आउटपुट में, यहाँ पे याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। डोमेस्टिक सेल भी है, एक्सपोर्ट भी है, इंक्रीज इन स्टॉक भी है, और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी है, ठीक है। इन चारों को ऐड किया, इंफॉर्मेशन दे रखी थी क्वेश्चन में, तो चारों को ऐड करने से हमें मिल गया 1470। इसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो यहाँ पे निकला है बेटा डोमेस्टिक परचेज, पहली बार टर्म आई हमारे पास, लेकिन मैं ये तुम्हें समझाते टाइम ही बता चुका था जब मैं थ्योरेटिकल पोर्शन करवा रहा था, कि अगर डोमेस्टिक परचेज नाम का वर्ड दिया हो और साथ में इंपोर्ट दिया हो, तो इंपोर्ट और उसको दोनों को ऐड करते हैं, प्लस पावर चार्जेस तो यहाँ पे दे ही रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ठीक है। 1 सेकेंड, ये लाइन गायब कहाँ पे हो गई है, कोई बात नहीं। 420 प्लस 120 प्लस 20, ये आ गया बच्चों आपका 540। ओके, अब हमें निकालना है वैल्यू एडेड, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 1470 माइनस 540, ये आ गया 930। ओके, 930 आया है जीवीए, ये आया है बच्चों जीवीए एमपी। हमें निकालना है क्या? एनवीए एफसी। तो निकाल दो भाई, ऐसी क्या बात है, माइनस कर दो डेप्रीसिएशन, माइनस कर दो एनआईटी। डेप्रीसिएशन के लिए खास बात यह है, यहाँ पे किस नाम से दिया है? रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से दिया, ठीक है, ये याद रखना। और साथ ही साथ एनआईटी, एनआईटी यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इसमें भी कंफ्यूज किया गया है, और यहाँ पे सब्सिडी ज्यादा दिया है, तो 10 माइनस 30 करोगे तो बेटा माइनस में आउटकम आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 50 प्लस 20, तो फाइनल आंसर आ गया 900। क्या सभी को क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, चलो sir. Yes, sir. अब बच्चों थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना, जिसमें एक एक इंफॉर्मेशन अलग से नहीं दी होती है, कुछ उस तरह के क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। मुझे लगता है कि मैं सोच रहा था आज वैसे कि आज भी थोड़ी सी ज्यादा क्लास हो जाए, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है, तो मे बी हमें हो सकता है कि कल भी इस चैप्टर को खींचना पड़े, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले हैं जो मुझे करवाने हैं। एक बार्बर वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का, वो मेरे को करवाना है, प्लस साथ ही साथ 1-2 क्वेश्चन है जिसमें वैल्यूज हमें सपोज करनी होती है एक्स, उससे हम कुछ ना कुछ कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एडेड निकालते हैं, वो क्वेश्चन मुझे करवाने हैं। तो 1-2 क्वेश्चन अभी बाकी है, तो मे बी कल के लेक्चर के एंड में हम लोगों का स्टार्ट होगा मनी एंड बैंकिंग, है ना।
लेकिन स्टार्टिंग के हो सकता है 20-25 मिनट्स हमारे क्वेश्चंस में ही जाएंगे, तो मे बी ये मान के चलो कल और जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली परसों से ही हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, है ना। मैं छुड़वाना कुछ नहीं चाहता बेटा, एक एक चीज जो मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो सब करो, कुछ भी मत छोड़ो, है ना। चलो भाई, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे, मेरे शब्दों पे ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। क्या हमसे पूछा जा रहा है हम बात करते हैं, ठीक है। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। फर्म ए बाइज फ्रॉम एक्स इनपुट्स, बाइज फ्रॉम एक्स, ये एक्स पार्टी का नाम है बच्चों। फर्म ए बाइज फ्रॉम एक्स इनपुट्स वर्थ 500 करोड़। बेटा फर्म ए ने इनपुट्स परचेज किए किससे? एक्स से। तो मुझे बच्चों ये बता दो कि फर्म ए जो है क्या उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन 500 है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Yes, फर्म sir. ए। बेटा फर्म ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो फर्म ए जितने में रॉ मटेरियल खरीदती है, तो फर्म ए ने किससे खरीदा है बच्चों? एक्स से खरीदा है। तो फर्म ए ने खरीदा एक्स से कितने रुपए का माल? 500 करोड़ का। तो ये लिख दिया मैंने 500 करोड़। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ किससे परचेज हुआ है? एक्स से परचेज हुआ है, ताकि तुम्हें याद आए, ठीक है। ये तो हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आगे पढ़ो भाई, फर्म ए बेचती किस किस को है। चलो आगे पढ़ते हैं। एंड सेल्स टू फर्म बी। बेटा बेचने की इंफॉर्मेशन तो ये पक्की बात है, ये आउटपुट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों? ये आउटपुट की। तो आउटपुट में सेल किस किस को बेचा है बच्चों? ये बेचा है पहले तो फर्म बी को। कितने रुपए का गुड्स बेचा है? 1000 का। तो मैं ये लिख देता हूं 1000, और ये बेचा है बच्चों फर्म बी को, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ो, और क्या किसको बेचा? एंड टू फर्म सी 700 करोड़, और साथ में 700 करोड़ का बेटा सी को भी बेचा। अगली लाइन से बी की बात स्टार्ट हो गई है, मतलब ए की इंफॉर्मेशन यहां खत्म हो गई। यहां से लेके यहां तक थी फर्म ए की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मेरे को बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया बच्चों? फर्म ए का टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है 1700, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. टोटल Yes, सेल कितनी sir. हुई बच्चों? 1700। तो मुझे बता दो फर्म ए का वैल्यू एडेड कितना आ गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड फर्म ए का, तो ये आ जाएगा 1700 माइनस 500, ये आ गया बच्चों आपका 1200। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? फर्म ए के लिए सबको समझ में आ गया हिसाब किताब, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा हम बात करेंगे फर्म बी की। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे फर्म बी। अब फर्म बी के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एक बात ध्यान रखना बेटा, जरूरी नहीं है बार बार रिपीट करें, तुमको पता होना चाहिए कि अभी अभी हमने फर्म ए की इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, और फर्म ए ने फर्म बी को गुड्स बेचा था। तो फर्म बी ने परचेज किया था ना, कितने रुपए का परचेज किया था? 1000 करोड़ का। तो 1000 करोड़ वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पे एरो बनाया देखो मैंने, जो ए ने बी को बेचा था, मतलब बी ने परचेज किया था, ये बी की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब बी ने परचेज किया था। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे हमने परचेज किया ए से, ठीक है। आगे पढ़ो। अब पढ़ो भाई क्या लिखा है? फर्म बी बाइज फ्रॉम वाई। एक और फर्म है वाई, जिससे फर्म बी इनपुट परचेज कर रहा है। इनपुट का मतलब ही वही होता है रॉ मटेरियल। कितने का? 200 करोड़ का। तो एक और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें मिल गया बच्चों यहाँ पे 200 करोड़ का। ये किससे? वाई से परचेज किया। याद रखना ए वाली इंफॉर्मेशन हिडन है, वो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। जब तुम ए के लिए कुछ कर रहे थे तभी तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि ए ने बी को बेचा है, मतलब बी ने खरीदा है। तो बी के लिए चाहे बोला जाए या नहीं बोला जाए, हमें याद रखना है कि बी के परचेज में ये आना है। तो बी के परचेज में 1000 करोड़ आना है, प्लस साथ ही साथ और बता दिया गया हमसे 200 करोड़ का और परचेज किया, ठीक है। अच्छी बात है। आगे पढ़ो, सेल की इंफॉर्मेशन क्या है? एंड सेल्स टू फर्म सी गुड्स वर्थ 1500 करोड़ एंड फिनिश गुड्स वर्थ 2000 करोड़ टू हाउस होल्ड। मतलब अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो बेटा सेल दो लोगों को हो रही है। एक तो हो रही है कितने की? 1500 करोड़ की। किसको? फर्म सी को। और एक हो रही है बच्चों कितने की? 2000 करोड़ की, और ये हो रही है हाउस होल्ड्स को, ठीक है। तो बेटा मेरे को ये बताओ टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया यहाँ पे? 3500, यस और नो? Yes, sir.
Yes, तो अगर sir. तुम जीवीए निकालोगे इसका तो आउटपुट तो आ गया 3500 माइनस बेटा इसका बताओ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है टोटल मिला के 1200 का, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2300। 2300 करोड़। क्या सबको फर्म बी के लिए समझ में आ गया हिसाब किताब? यस और नो? सर Yes, sir. एक बात और सुन लो, Yes, sir. फर्म बी ने फर्म सी को बेचा है ना, तो याद रखना सी के लिए जब बात आएगी तो सी ने परचेस किया है 1500 का, ये याद रखना, सी ने 1500 का परचेस किया है। चलो फर्म सी पे आ ही जाते हैं और बात कर लेते हैं फर्म सी की। पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा पहले तो मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन में बिना सोचे समझे पहले लिख देता हूं कि फर्म सी ने परचेस किया था 1500 करोड़, जो यहां से मैंने लिया है, ठीक है, जो बी ने बेचा था, है ना, ये बी से हमने लिया था, ठीक है। और पढ़ो और क्या परचेस किया है, क्या कुछ और परचेस किया है इसने। फर्म सी फर्म ए बाइज से। फ्रॉम जेड इनपुट्स, जेड से परचेस किया है कितने का, 150 का, 150 का एक्स्ट्रा गुड्स परचेस किया है जेड से, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, जेड से परचेस किया है, ठीक है। आगे पढ़ो, एंड सेल्स फिनिश गुड्स वर्थ 4150 करोड़ टू हाउस होल्ड, इसने बेचा सिर्फ और सिर्फ किसको है, हाउस होल्ड को। तो आउटपुट इसका टोटल हमें पता है 4150 और सिर्फ ये बेचा गया हाउस होल्ड। क्या जीवीए निकाल सकते हैं बच्चों यहाँ पे? बताओ इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आ जाएगा, 1500 प्लस सर 150। हाँ बेटा बोलो। सर फॉर्म ए से भी तो परचेज किया था 700 करोड़ का। 1 सेकेंड लेट मी चेक। ओके ओके ओके, या आई मिस दैट वन। देखो ए से भी परचेज किया गया था, अगर तुम ध्यान दोगे तो ए ने बी को भी बेचा था और सी को भी बेचा था, बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा। तो 700 करोड़ का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए से भी परचेज किया गया था, ठीक है। ए से परचेज किया था 700 करोड़ का, बी से परचेज किया 1500 का और जेड से लिया 150 का। अब इसका टोटल बताओ बेटा तीनों का कितना आता है। ये हो गया आपका 16 और ये हो जाएगा 2350, आई थिंक ये हो जाएगा 2350। और जब इसको लेस करोगे 4150 माइनस 2350 तो कितना आ जाएगा बेटा, निकाल के बताओ। 4150 माइनस 2350 1800। ये आ गया आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर्म सी का। जरा पढ़ लो, तुमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बी एंड सी। ए ने बी ने और सी ने कितना कितना वैल्यू एडिशन किया वो हमने निकाल दिया, है ना। और जीडीपीएमपी, अरे जीडीपीएमपी में कोई रॉकेट साइंस होता है क्या, अरे तीनों का वैल्यू एडेड ऐड कर दो, वही जीडीपीएमपी होता है ना। तो 1200 2300 और 1800 इन तीनों को ऐड कर देंगे तो जीडीपीएमपी आ जाएगा। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आया? बिल्कुल बेटा वही है। क्या सबको ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस और नो? Yes, Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं तुम्हें इन शॉर्ट बताऊं तो बेटा ए ने किस किस को बेचा है, ए ने बी को बेचा है और ए ने सी को बेचा है, ठीक है। मैं बी की अगर बात करूं तो बी ने सी को बेचा है और बी ने हाउस होल्ड को बेचा है। अगर मैं सी की बात करूं तो सी ने ओनली हाउस होल्ड को बेचा है। तो बेटा याद रखना, ए ने जो बेचा है बी को वो बी का परचेज हो जाएगा, ए ने जो बेचा है सी को वो सी का परचेज हो जाएगा, बी ने जो बेचा है सी को वो भी सी का परचेज हो जाएगा। तो सी के परचेज में बी का भी आ रहा है और ए का भी आ रहा है। तो सी ने दोनों से, ए से भी परचेज किया है सी ने और बी से भी परचेज किया है सी ने, है ना। और साथ में जेड से तो किया है ही सही, एक्स वाई जेड से अलग अलग करते हैं लोग, है ना। चलो सॉल्यूशन देख लो फाइनली इसका। सबसे पहले तीनों का अलग अलग ग्रॉस वैल्यू एडेड हम निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, सबसे पहले फर्म ए का। तो बेटा फर्म ए का आप निकालोगे तो पहले आउटपुट निकाल दो। भाई ए ने किस किस को बेचा है बताओ, ए ने बेचा है सेल्स टू फर्म बी प्लस सेल्स टू फर्म सी। तो आउटपुट मैंने निकाल दिया 1000 प्लस 700, कितना आ गया बच्चों, ये 1700 करोड़। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, भाई ए ने जो परचेज किया था वो ए ने सिर्फ एक से ही परचेज किया था और वो था बेटा 500 का एक्स से, ठीक है। जब ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालोगे तो बेटा ये आ गया आपका 1200। ये तो हो गई बात ए की। चलो अब बात करते हैं बी की। ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ बी, बिना बोले हमें समझ जाना है। चलो पहले आउटपुट की बात कर लेते हैं। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट, बी किस किस को बेच रहा है, बी बेच रहा है सी को और हाउस होल्ड को, और दोनों की वैल्यू हमें दी गई है 1500 प्लस 2000। तो हमने ले लिया टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 3500। इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन काम का है। एक तो ये वाई से परचेज करता है, ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली बता दिया उसने।
प्लस बिना बोले आपको ये समझ जाना है कि ए से भी तो लिया था इसने, कितना लिया था परचेज फ्रॉम फर्म ए, ये ए ने बेचा था देखो यहाँ पे 1000 का, है ना, तो ये हो गया 1000 प्लस 200 1200, और जब ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालोगे तो बेटा ये आपका ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आ जाएगा 2300 करोड़, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2300, ठीक है। ये तो बात हो गई बेटा आपके ए और बी की। जरा हम बात कर लेते हैं फर्म सी की। फर्म सी का आउटपुट सिर्फ एक ही है, फर्म सी ने सिर्फ एक को ही बेचा है, वो है हाउसहोल्ड को सेल किया है कितना 4150, ठीक है, ये 4150 का सेल कर दिया। इसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बेटा तीन लोगों से परचेज किया है इसने, ए से भी परचेज किया है, बी से भी परचेज किया है और जेड से भी परचेज किया है, तो 700 प्लस 1500 प्लस 150, तो ये हो जाएगा आपका 2350। जब इसका वैल्यू एडेड निकालोगे तो ये आ जाएगा 1800। अच्छा एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों के कि सर इसमें एक्स वाई जेड इन फर्म्स को क्यों नहीं कंसीडर किया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा ही नहीं किया, इसलिए हमने किया ही नहीं कंसीडर। तुमसे क्वेश्चन में किसके लिए बोला है बेटा बताओ, खरीदने बेचने दोनों का काम कौन करता है, ए बी सी, ये एक्स वाई जेड से सिर्फ इनपुट परचेज कर रहे हैं, ये बेचते थोड़ी ना है, वैल्यू एडेड कैसे निकालोगे इनका। ऐसी फर्म जो सिर्फ बेचने का काम करती है या सिर्फ खरीदने का काम करती है, उनका वैल्यू एडेड कैसे निकालोगे, है ना। चलो तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब लास्ट चीज कैलकुलेशन ऑफ जीडीपीएमपी, हम यहाँ पे जीडीपीएमपी निकालने वाले हैं। तो तीनों का ग्रॉस वैल्यू एडेड जब ऐड करोगे 1200, 2300 और 1800, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 5300 करोड़। ओके, मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. किसी के मन में Yes, कोई डाउट sir. कोई शंका पूछ सकते हैं बेटा? No, नो sir. सर। नो सर। अच्छी बात है, सभी को आ गया मतलब। अब देखो अपने Yes, sir. 3 या 4 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है। तो अभी टाइम कितना हो रहा है, 44 हो रहे हैं। अब होने में वैसे एक क्वेश्चन हो सकता है, अभी नई मीटिंग में स्टार्ट कर दूंगा। बोलो भाई कितने लोग एग्री हो एक क्वेश्चन और कर ले आज, या फिर कल करें? चैट में लिख दो ताकि शर्म भी नहीं आएगी किसी को, है ना, सबका पर्सनल ओपिनियन मुझे मिल जाएगा, आज या कल चैट में लिख दो, नहीं तो मैं नई मीटिंग स्टार्ट करूंगा फिर, जल्दी फास्ट। सारे नालायक हो तुम एक नंबर के। क्या बात है, स्टार्टिंग में कल वाले जीत रहे थे लेकिन एंड होते होते अच्छे बच्चे भी आ गए। मेजॉरिटी हो गई आज वालों की, क्या बात है। चलो कर लेते हैं फिर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 लाइन का क्वेश्चन है, छोटा सा, है ना। फटाफट सब लोग, मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ, फटाफट सब लोग आ जाओ, सेम लिंक से ज्वाइन कर लो, है ना, फटाफट बच्चों फास्ट।